अब धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ते हैं कि आरक्षण के पक्ष विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं, थोड़ा सा उनको समझ के फिर निष्कर्ष की ओर बढ़ें। जो आरक्षण का समर्थन करते हैं उनका पहला तर्क है कि भाई आरक्षण से इंक्लूजन होता है, समावेशन होता है। जो लोग विकास की मुख्य धारा से बाहर छूट गए हैं उनको हम शामिल करते हुए चलते हैं। तो कुल मिला के एक समावेशी विकास, जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कैसे होगा? वो तभी तो होगा जब हम सबको मुख्य धारा में लाएंगे। और मुख्य धारा में लाने के लिए कई उपाय हो सकते हैं, उनमें से एक उपाय आरक्षण होता है। दूसरा तर्क है डेमोक्रेसी। भाई लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें प्रत्येक समुदाय की भागीदारी हो। एक अच्छे लोकतंत्र का सामान्य लक्षण यह माना जाता है कि जितने तरह के समुदाय हैं उन समुदायों की अपनी जनसंख्या के अनुपात में लगभग उतनी उतनी भागीदारी राज्य में और प्रतिनिधि संस्थाओं में होनी चाहिए। इसका मोटा मोटा मतलब यह हुआ कि अगर महिलाएं हमारे समाज में 48-49% के आसपास हैं तो कम से कम इतनी ही भागीदारी उनकी संसद में भी होनी चाहिए, लोकसभा में भी, राज्यसभा में, विधानसभा में भी। इसी प्रकार से अगर एससी और एसटी की आबादी मान लीजिए 19-10% है तो वो संसद में भी होनी चाहिए, जो कि होता भी, आरक्षण होता उतना। ऐसी ओबीसी का हो सकता है। फिर ये केवल वहीं क्यों हो, सरकारी नौकरियों में क्यों ना हो, जजेस में क्यों ना हो? तो लगभग समाज और राज्य की संस्थाओं में, प्रतिनिधि संस्थाओं में समाज के हर वर्ग की एग्जैक्टली उतनी या लगभग उतनी भागीदारी हो जितनी उसकी जनसंख्या है। तो हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी एक आदर्श रूप में है जहां सभी वर्गों को भागीदारी मिलती है। ये आरक्षण के पक्ष में तर्क दिया जाता है। तीसरा है कि जब समाज के सभी वर्गों को राज्य में हिस्सेदारी मिलेगी, विकास की प्रक्रिया में भागीदारी मिलेगी, तो उनका राज्य में विश्वास बढ़ेगा, उनका समाज की एकता में विश्वास बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का मतलब है कि जो बहुत अलग अलग उपराष्ट्रीयताएं हैं, अलग अलग समुदाय हैं, उन सबको एक मुख्य धारा में शामिल करना, ताकि सब मिलकर महसूस करने लगे कि हम सब एक राष्ट्र हैं, हम सब एक समाज हैं। ये तभी होगा जब सभी समुदायों की भागीदारी विकास की प्रक्रिया में होगी। जिनको लगता है कि आरक्षण बुरी चीज है, उनके पास इस पक्ष में क्या क्या तर्क है? एक तर्क ये है कि ये समानता के विरुद्ध है और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। ये समानता थोड़ा ना है, ये तो भेदभाव है। क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि कुछ सीटें इनके लिए फिक्स हैं, बाकियों को नहीं मौका मिलेगा, तो भेदभाव तो हो ही गया। इसका उत्तर मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि डिस्क्रिमिनेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सप्लॉयटेटिव, एक होता है प्रोटेक्टिव। क्योंकि आरक्षण प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए सामान्यतः ये वाला तर्क स्टैंड नहीं करता। ये तर्क वहां स्टैंड करता है, और मैं इस बात से सहमत भी हूं, कि जितने व्यक्तियों को भारत में आरक्षण मिलता है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एससी वर्ग या एसटी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलेगा, पर एससी वर्ग में ऐसा तो है नहीं कि सब बराबर हैं। उनमें से कुछ बहुत गरीब हैं, बहुत कमजोर हैं, कुछ उनमें से बहुत समृद्ध हैं। तो आरक्षण का सारा फायदा तो उन वर्गों में समृद्ध लोग ही उठाएंगे। और जब जब ऐसा होगा तब तब आपके मन में सवाल उठेगा कि हमने एक सिस्टम के तौर पर जो सुविधा दी उसका फायदा उस व्यक्ति को तो मिल ही नहीं पाया जिसको मिलना चाहिए था। वहां आपको रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग मन में आ सकती है, और आती है तो जस्टिफाइड फीलिंग मान सकते हैं उसको। लेकिन सामान्यतः यदि आरक्षण सही व्यक्तियों को मिल रहा हो, जिनको देखिए मेरा विश्वास है कि अगर आरक्षण सही व्यक्ति को मिले तो जिसको आरक्षण नहीं मिलता वो भी बहुत दुखी नहीं होता। बस उसको ये भरोसा होना चाहिए कि अगर कोई अधिकार उससे छीना गया है या उसको नहीं दिया गया है, तो जिसके पक्ष में वो गया है वो उचित व्यक्ति था। और यदि वो उचित व्यक्ति था तो आप तय मानिए कि लगभग 99% लोग इस बात को लेकर बहुत नाराज नहीं होते हैं, बल्कि ठीक महसूस करते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को निश्चित रूप से ये सुविधा मिलनी चाहिए थी। दिक्कत वहां ज्यादा होती है जहां आरक्षण दिया एक समुदाय जिसको भरोसा है कि वो योग्य ज्यादा है, जिसके मार्क्स भी ज्यादा आते हैं, उसके हाथ से वो नौकरी निकली और निकल के एक ऐसे व्यक्ति को मिली जिसकी स्थितियां सामान्यतः उतनी ही अच्छी थी जितनी इस व्यक्ति की थी। तब ये डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग ज्यादा गहरी होती है। हम इस पर विचार करेंगे, क्रीमी लेयर की बात जब करेंगे, विस्तार में बात करेंगे कि क्रीमी लेयर क्या है, कितना होना चाहिए, कैसे अप्लाई होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ऐसा एग्जाम्पल दिमाग में ना रखें और एग्जाम्पल ऐसा हो कि किसी ऐसे व्यक्ति को आरक्षण मिला जो बहुत वंचित समुदाय से था, तब ये तर्क बहुत स्टैंड नहीं करेगा। एक बहुत सामान्य तर्क ये होता है उन व्यक्तियों का जिनको आरक्षण नहीं मिलता कि भाई भेदभाव जब हुआ जिस जमाने में, तब हम तो थे नहीं, और भेदभाव जिन्होंने किया वो अब जिंदा रहे नहीं है। हमारे दादा परदादा, उनके परदादा, उन्होंने भेदभाव किया अपने जमाने में, तो उसकी सजा हमें क्यों दे रहे हो? और एक तर्क है कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये मेरिट के अगेंस्ट है, योग्यता के विरुद्ध है। और जब योग्यता के विरुद्ध आप काम करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा? इन दोनों तर्कों को एक साथ लेके हम समझेंगे इस बात को कि ये तर्क कहां तक सही है, कहां जाके गलत होते हैं। जब कोई कहता है कि मैं अपने पुरखों के कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, देखिए कानून होता है सिविल और क्रिमिनल। मैं किसी अन्य के क्रिमिनल एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, यहां तक तो ठीक है। अगर मेरे दादाजी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया था तो उसकी सजा मुझे नहीं मिल सकती, ये बात एकदम जस्टिफाइड है।
लेकिन जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामलों में ये कहना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि मेरे दादाजी ने जीवन भर में जो संपत्ति अर्जित की थी वो संपत्ति मेरे पिताजी को मिली थी और मेरे पिताजी से मुझे मिलेगी। अगर मैं अपने पुरखों की जिंदगी भर की कमाई का हकदार बनता हूं, तो मैं अपने पुरखों की ही कमाई का एक हिस्सा, जो कि इसलिए उनको मिला क्योंकि उनके पास अधिकार कुछ ज्यादा थे और किसी और समुदाय के पास नहीं थे, उसकी जिम्मेदारी से पूरी तरह से बच जाऊं, ये कैसे हो सकता है? ये आर्गुमेंट आता है उस समुदाय की ओर से जो आरक्षण का लाभ उठाता है कि संपत्ति मिली, शिक्षा मिली, सुविधाएं मिली, अच्छा माहौल मिला, वो सब तो हमने अच्छे मन से ले लिया, लेकिन जब उसका थोड़ा सा नुकसान होने की बात हुई तो हमने कहा कि अब हम इसमें भाग जाएंगे, यहाँ से हम हिस्सा नहीं लेंगे। और ये बात क्रिमिनल एक्शन की तो है नहीं, तो सिविल मामला है, संपत्ति का मामला है या अधिकारों का मामला है। और इस वजह से कुछ लोग मानते हैं कि ये तर्क कि पहले के लोगों ने किया था, हम क्यों भुगतान करें, बहुत वैलिड नहीं है, क्योंकि इस तर्क से चलेंगे तो अमेरिका में अश्वेतों को न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। दुनिया भर में महिलाओं को कभी भी मुख्य धारा में शामिल कर नहीं पाएंगे। उनको मुख्य धारा में लाने की शर्त है कि कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दें। जब भी एक्स्ट्रा सुविधाएं देंगे तो किसी न किसी को नुकसान तो होगा ही होगा। जो मेरिट वाला आर्गुमेंट है, इसको हम थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे इसके बाद। तो देखिए, मेरिटोक्रेसी क्या होती है, एक बार ये समझते हैं। मेरिट अपने आप में क्या है? कुछ लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मेरिटोक्रेसी, योग्यता तंत्र। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर चीज, हर पद, सम्मान आदि का वितरण केवल और केवल मेरिट के बेस पर होता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा योग्य है उसको उतना ऊंचा पद मिले, उसको उतना ज्यादा सम्मान मिले। इस सिस्टम को बोलते हैं मेरिटोक्रेसी, जिसमें मेरिट के अलावा किसी भी और बेस को ध्यान रखकर फैसले नहीं किए जाते। ऐसा सिस्टम शायद दुनिया में कहीं भी एग्जैक्टली है नहीं, एक कल्पना है कि ऐसा सिस्टम हो सकता है। और जिन देशों में इसके आसपास का सिस्टम हो सकता है, अमेरिका को मान सकते हैं। अमेरिका, बल्कि 1954 से पहले वाला अमेरिका जो था, वो ये क्लेम ज्यादा कर सकता था कि मेरिटोक्रेसी वाले सिस्टम है। 1954 के बाद से तो वहां भी अब सोशल जस्टिस वाला स्टेप काफी ज्यादा होता है। मेरिटोक्रेसी क्यों अच्छी है? जो इसके समर्थक हैं उनके तर्क भी बहुत ठोस कुछ मामलों में है। मेरिटोक्रेसी के पक्ष में पहला तर्क ये होता है कि जब आपको ग्लोबल कंपटीशन करना हो, अब मैं पूरे देश को ध्यान रख के बात कर रहा हूं, कंपटीशन हो गया है ग्लोबल किस्म का। चीन तो हमें इस आधार पर छोड़ दे देगा कि भाई आपका सामाजिक न्याय चल रहा था, वो तो सीधे सीधे कहेगा कि अगर आप हमसे कॉम्पीट कर सकते हैं तो कीजिए, वरना अपने आप को पिछला देश मानने को तैयार हो जाइए। अब ग्लोबल कंपटीशन है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ही सारी डेवलपमेंट्स टिकी हुई हैं। कोई स्टार्टअप करना हो, कुछ करना हो, कोई ऐप डेवलप करनी हो, सोशल या टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म डेवलप करना हो, डिफेंस की बात हो, स्पेस की बात हो, भविष्य किस चीज से तय होगा किसी देश का कि डिफेंस में आप कैसे हैं, स्पेस रिसर्च में कैसे हैं, और अभी कोरोना के बाद क्या समझ में आ गया कि बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च में आप कैसे हैं। इन चीजों से तय होगा कि भविष्य हमारा कितना मजबूत है। हम इस लेवल के कॉम्पिटिशन में, जहां कहा जा रहा है कि चीन की लेबोरेटरी से वायरस निकला, कल को कितने खतरनाक वायरस निकल सकते हैं, इसकी तुलना में ज्यादा मारक वायरस निकल सकते हैं। और कोई देश अगर खतरनाक मूड में आ ही जाए, अमेरिका, रूस या चीन जैसा देश जिसके पास बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च बहुत उन्नत स्तर की है, मतलब कल्पना कीजिए कि अमेरिका ठान ले किसी देश को खत्म करना है, उसके लिए कितना आसान है कि वो एक वायरस को डेवलप करे और उस वायरस में ऐसी क्षमताएं हो कि बहुत तेज फैलता हो, तुरंत मारता हो इंसान को, और पहले उस वायरस का वैक्सीन बना के अपनी पूरी आबादी को लगवा दे। और उसके बाद ये कहे भाई हमारे पास कुछ ऐसे वायरस हैं जो युद्ध के समय हमें इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, हम अपनी पूरी आबादी को और नाटो कंट्रीज की आबादी को और जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उन सब की आबादी को वैक्सीन देंगे ताकि वो लगवा लें, ताकि किसी भी युद्ध में उनको नुकसान ना हो। और फिर कोई युद्ध हुआ तो उसे क्या करना है, उस वायरस को छोड़ देना है। अमेरिका की आबादी बची रहेगी क्योंकि उनको पहले से वैक्सीन मिला हुआ है। और जिस देश को मारना है, अगर वहां वायरस छोड़ दिया तो पता लगा कि 7 दिन में, 10 दिन में पूरा देश साफ हो गया। ये सब कल्पनाएं लग रही हैं, लेकिन आज से 100 साल बाद के युद्धों का लेवल यही होने वाला है, जहां युद्ध में विकसित देशों की सेनाओं में कोई मनुष्य नहीं होगा, उनकी सेनाओं में केवल रोबोट्स होंगे, और वो रोबोट्स कंट्रोल्ड होंगे उनके जो वॉर रूम है टेक्नोलॉजी का, वहां से। और वो एक एक रोबोट किसी कमजोर देश के 100-100 सैनिकों को भारी पड़ने वाला है। ड्रोन से युद्ध होंगे, दिखेगा ही नहीं कहां से हमला हुआ है। और जब इस देश को ठीक से मारना होगा, जनता को मारना होगा, तो केमिकल वेपन्स होंगे, बायो वेपन्स होंगे। भविष्य इतना खतरनाक है कि जो देश तकनीक की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में जरा भी पीछे रहेंगे, रिसर्च में पीछे रहेंगे, उनका भविष्य है नहीं। और आज भी अमेरिका और चीन या इंग्लैंड, इन सब से टक्कर लेना हमारे लिए बहुत आसान नहीं है। अगर लेनी है टक्कर तो मेरिट पे जाना होगा, और मेरिटोक्रेसी इस सेंस में बेहतर व्यवस्था है। मेरिटोक्रेसी के समर्थक इस तरह की बातें कहते हैं। मेरिटोक्रेसी को लेकर दिक्कतें क्या क्या है, मैं आपको 1-2 दिक्कतें समझाता हूं ताकि आप समझें कि मेरिट और सोशल जस्टिस के बीच का संबंध क्या है। एक समस्या विशियस सर्कल।
मैं आपको समझाता हूँ कि विशियस सर्कल क्या होता है। देखिए, विशियस सर्कल के लिए हिंदी में शब्द होता है दुष्चक्र। और यदि आपने यूपीएससी की तैयारी कभी भी की है या इकोनॉमिक्स कहीं पढ़ी तो आपने गरीबी का दुष्चक्र पढ़ा होगा। मैं उसी तरह के दुष्चक्र की बात आपसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए एक आदमी अमीर आदमी है, ठीक है। अमीर आदमी का बच्चा हुआ, मान लीजिए ए नाम का। ए को जीवन में सुविधाएं कैसी मिलेंगी? अच्छी मिलेंगी, खराब मिलेंगी? तो अच्छी ही मिलेंगी। तो ए को जब सुविधाएं अच्छी मिलेंगी तो ये अपने आप में एक योग्य व्यक्ति, एबल व्यक्ति हो जाएगा। और क्योंकि योग्यता का ज्यादा हिस्सा तो माहौल से, सुविधाओं से, अच्छे टीचर मिले या नहीं, अच्छी किताबें मिली या नहीं, अच्छा माहौल मिला या नहीं, इससे होता है। आईक्यू का एक हिस्सा होता है, लेकिन ज्यादा बड़ा हिस्सा यह है कि उस व्यक्ति को एनवायरमेंट कैसा मिला। अब क्योंकि ये बच्चा एबल हो जाएगा, इसलिए इसकी इनकम, ये किसी ना किसी ऐसे काम में जाएगा जहां इसकी इनकम ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा होगी तो ये बच्चा रिच हो जाएगा, बल्कि हो सकता है कि अपने पिता की तुलना में ज्यादा रिच हो जाए। मैं ऐसा करता हूं कि इसको, सर्कल को यहां बनाने के बजाय ऐसे कर देता हूं। अब ये सर्कल पूरा हो गया। अमीर का बच्चा योग्य हो जाएगा क्योंकि उसे सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाएं मिलने से योग्य हुआ, योग्य होगा तो अच्छा काम कर लेगा, इस वजह से उसकी इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो फिर से अमीर हो जाएगा। और इसलिए अमीर घरों में अमीरी का दुष्चक्र बना रहेगा। वो उसको दुष्चक्र नहीं कहेंगे, वो इसको अच्छा चक्र कहेंगे, लेकिन एक सामान्य बात। अब इसका विपरीत देखिए कि एक व्यक्ति गरीब है, पुअर है, गरीब घर में पैदा हुआ है। फिर बाद में उसका एक बेटा हुआ ए नाम का। क्योंकि ए गरीब है इसलिए उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, बचपन से उसको काम करना पड़ेगा, किसी चाय की दुकान पे उसको छोटू बन के चाय बेचनी पड़ेगी, पढ़ने का तो मौका मिलेगा ही नहीं। और इस वजह से ये बच्चा बहुत एबल नहीं हो पाएगा। ये आप कह सकते हैं कि अनेबल किस्म का बच्चा, अयोग्य किस्म का बच्चा होकर रह जाएगा। और जब ये अनेबल हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि इसको अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, और इसलिए इसके इनकम का लेवल बहुत कम रहेगा। जब इनकम का लेवल कम रहेगा तो ये जिंदगी भर गरीब रहेगा, और फिर ये गरीब रहेगा, फिर इसका बच्चा वो गरीब, उसका बच्चा फिर वो गरीब होगा। एक आध बच्चा संयोग से इस दुष्चक्र को तोड़ देगा, अखबारों में बड़ा बड़ा छपेगा उसके बारे में, और लोग ये भरोसा कर लेंगे कि गरीबी से हर व्यक्ति लड़ सकता है, जबकि ये बात सही नहीं है। गरीबी से लाखों में, हजारों में एक आध व्यक्ति लड़ पाता है, कुछ ही व्यक्ति लड़ पाते हैं। और इसका मतलब ये होगा कि जब आप मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरिट आमतौर पर जन्मजात नहीं होती है। मेरिट का ज्यादा बड़ा हिस्सा माहौल से आता है, और क्योंकि समुदाय में, समाज में बराबरी नहीं है, इसलिए जो लोग बेहतर स्थिति में हैं उनकी हर पीढ़ी में योग्यता और अमीरी पैदा होती रहेगी। और मेरिटोक्रेसी के नाम पर दरअसल जो प्लूटोक्रेसी होती है, जो समाज के अमीर लोग हैं उनका शासन होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और गरीब लोगों को या पिछड़े व्यक्तियों को अयोग्य कह कहकर हर पीढ़ी में हम खारिज करते रहते हैं। इसलिए मेरिटोक्रेसी दरअसल मेरिटोक्रेसी ना होकर के प्लूटोक्रेसी है, अमीरों का साम्राज्य है। क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती हैं इसलिए वो ज्यादा योग्य अपने आप को साबित कर लेते हैं। ये एक तर्क है जो मेरिटोक्रेसी के विरोध में दिया जाता है। दूसरी बात क्या थी कि मेरिटोक्रेसी की प्रॉब्लम यह है कि मेरिट अपने आप एक सोशल प्रोडक्ट है। महात्मा गांधी ने यह बात कही, कार्ल मार्क्स ने यह बात कही, कॉडवेल ने यह बात कही, बहुत महान महान चिंतकों ने यह बात कही है कि जो मेरिट है, इसे मैं अगर एक कंसेप्ट के रूप में समझाऊं, एक प्रश्न ये होता है कि जब मैं कहता हूं कि मेरी मेरिट है, तो मेरे पास मेरिट कहां से आई, योग्यता मेरे पास कहां से आई। योग्यता के दो ही सोर्सेज हो सकते हैं कि या तो मेरे जीन ऐसे हैं, आनुवंशिक कारण ऐसे हैं, या फिर मुझे एनवायरनमेंट ऐसा मिला। साइकोलॉजी में माना जाता है कि हमारा व्यक्तित्व जो है या हमारी जो योग्यता है वो कुल मिला के हमारे जीन्स और हमारे एनवायरनमेंट की क्रिया प्रतिक्रिया, इंटरेक्शन का ही रिजल्ट है, और कुछ नहीं है। अब मेरे जीन्स कितने अच्छे हैं ये मैं तय नहीं करता हूं, ये मुझे संयोग से मिलते हैं, बाई चांस मिल जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स के जीन्स अच्छे थे, या मेरे दादा या दादी या नाना या नानी या उनके पीछे के, और कहीं से संयोग से मुझे कोई अच्छा जीन मिल गया। और दूसरा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब एक होता है कि आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समृद्ध हैं, कितने लचीले हैं, कितना समझते हैं चीज़ों को। फिर आप जिस फैमिली में हैं, जॉइंट फैमिली की बात अगर करें, फिर आप जिस समुदाय में हैं, कम्युनिटी में हैं, उस कम्युनिटी में माहौल कैसा रहता है। वहाँ दिन भर पढ़ाई की बातें होती हैं, ये लड़ाई की बातें होती हैं। वहाँ फिल्मों की बातें होती हैं या नॉलेज की बातें होती हैं। वहाँ सपना देखने की बातें होती हैं या किसी तरह से काम चलाने की बातें होती हैं।
फिर आपको जो स्कूल मिला, जो कॉलेज मिला, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिले, वो कैसे थे, वहाँ के टीचर्स कैसे थे, वो कितना अच्छे से बात करते थे, कितना सपोर्ट करते थे। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं, जिनमें कुछ भी चीज़ हो सकती है, ट्यूशन से लेकर अच्छे दोस्त जो आपको सपोर्ट कर सके, वो सब। इन सब चीज़ों के मिलने से प्लस आपके जीन्स, इन सब से मिलती है आपकी मेरिट बनती है। कार्ल मार्क्स ने, महात्मा गांधी ने कितना बढ़िया कहा कि जिसको कोई व्यक्ति अपनी मेरिट कहता है, उसके बनने में उसकी अपनी भूमिका जीरो होती है। जीन उसके अपने नहीं है, बाई चांस उसे मिल गए हैं। उसमें वो क्या दावा कर सकता है कि मैंने क्या महानता की थी कि मुझे वो जीन मिल गए। और इसी प्रकार से जीन्स अपने आप में क्या कर लेंगे, ज्यादा बड़ा योगदान तो माहौल का है। और माहौल जो उसको पूरा मिलता है, ये पूरा का पूरा सोसाइटी से मिलता है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बहुत मेरिटोरियस हूं तो मेरे मेरिट के निर्माण में समाज की बड़ी भूमिका है। और यदि मेरी मेरिट के निर्माण में समाज की बड़ी भूमिका है, तो मेरी मेरिट से पैदा होने वाले फायदों में समाज की बड़ी भूमिका क्यों ना हो। मैं ये कैसे क्लेम कर लूं कि मेरी मेरिट से सारे फायदे मुझे मिलने चाहिए, समाज को नहीं मिलने चाहिए, या मेरी मेरिट की कोई जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं है, केवल उसके अधिकारी अधिकार हैं। और इस वजह से जो सामाजिक न्याय के समर्थक चिंतक हैं, उनका मानना है कि मेरिटोक्रेसी बहुत ठोस विकल्प नहीं है, क्योंकि मेरिटोक्रेसी में कुछ लोगों के हाथ में पीढ़ी दर पीढ़ी सुविधाएं रहती हैं और अधिकांश समाज मुख्य धारा से इतना कट जाता है, तो तकनीकी विकास भले हो जाएगा, किंतु समाज में इतनी अशांति फैल जाएगी, समाज में इतनी अराजकता हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश समुदाय ये महसूस करेंगे कि उनकी हिस्सेदारी है ही नहीं। और जब किसी समुदाय को ऐसा लगता है कि हिस्सेदारी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो चीज़ों को बहुत आसानी से ग्रहण नहीं करता, वो विरोध करता है, विद्रोह करता है, अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। तीसरी और अंतिम बात सब्जेक्टिविटी। इस पर अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, संक्षेप में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दुनिया भर में ऐसा मानते हैं कि मेरिट का सही इवेल्युएशन करना ऑब्जेक्टिव तरीके से आसान नहीं है। हम कितना भी ऑब्जेक्टिव हो जाए, उसमें किसी ना किसी मात्रा में सब्जेक्टिविटी रहती है। इसलिए अमेरिका में ऐसे रिसर्च बहुत सारे हुए कि आईक्यू टेस्ट में हमेशा श्वेत बच्चे बेहतर परफॉर्म करते थे। और उसकी बाद में एक बड़ी वजह क्या समझ में आई कि आईक्यू टेस्ट बनाने वाले भी सारे श्वेत होते थे। तो वो जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरह का लॉजिक यूज करते हैं, पेपर बनाने वाला उसी कल्चर से है, तो उसका टेस्ट भी वैसा बनता था जैसे में उसी के समुदाय के बच्चे ज्यादा स्कोर करते थे। इसलिए एक डिबेट ये भी है कि मेरिट का अंततः फैसला कैसे होगा, क्योंकि मेरिट अपने आप में एक बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म का प्रोसेस माना जाता है। आज की बात मोटे तौर पे खत्म हो गई है। जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, इक्वालिटी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि संरक्षणात्मक भेदभाव क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, मेरिटोक्रेसी क्या है, मेरिटोक्रेसी कितना अच्छा सिस्टम है, कहाँ उसमें दिक्कतें हैं, एफर्मेटिव एक्शन क्या है, सोशल जस्टिस का कौन सा तरीका ठीक है, एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन, ये सब कुछ बातें, उचित नीति क्या हो। मैं तो एक बैलेंसवादी व्यक्ति हूं और मेरा मानना है कि जैसे बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते थे, एरिस्टोटल या कि अरस्तु ने कहा था कि मध्यम मार्ग ही स्वर्णिम मार्ग है, गोल्डन पाथ है। मैं तो उसी विश्वास पे रहता हूं कि समाज बैलेंस से ही आगे बढ़ता है। आपको दोनों तरह की चीजों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, वरना एक लॉन्ग जर्नी जो होती है, लंबी आयु नहीं है। बैलेंस जब तक नहीं होगा, और बैलेंस किस किस चीज के बीच में, बैलेंस दोनों चीजों के बीच में। मेरिट नहीं होगी तो एक देश के रूप में हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरिट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेरिट के साथ में ये भी जरूरी है कि सोशल जस्टिस की प्रक्रिया लगातार चलती रहे, ताकि समाज के वो सारे हिस्से, ध्यान रखना 95% लोग भारतीय समाज में ऐसे हैं जो किसी ना किसी रूप में वंचन के शिकार हैं। अगर 95% को छोड़ के चलेंगे तो फिर आप किसको लेके चल रहे हैं। आप इतना आगे निकल गए कि समाज पीछे छूट गया। जब तक हम समाज को साथ में लेके डेवलपमेंट को दिशा नहीं देंगे, सबका साथ सबका विकास नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश के कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे। और इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं है कि देश पीछे छूट जाए। इसलिए एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करना होगा, सोशल जस्टिस भी हो, मेरिट का भी सम्मान हो। और इसके लिए हमें अंततः एक नीति के बारे में सोचना चाहिए, और मैं आज की पूरी चर्चा के सार के रूप में उसी नीति के बारे में कह रहा हूं। एफर्मेटिव एक्शन एकदम जरूरी है, भारत के लिए भी, दुनिया के किसी भी समझदार देश के लिए एफर्मेटिव एक्शन जरूरी है। किस सेंस में कि समाज के वो समुदाय जो विकास की असमतल प्रक्रिया में हजारों सालों में पीछे छूट गए, इसलिए नहीं छूटे कि वो योग्य नहीं थे, इसलिए छूटे कि उनको अवसर कम मिले। यदि वो इस वजह से पीछे छूट गए कि हमें अवसर ज्यादा मिले थे, तो आज उन्हें थोड़े से अतिरिक्त अवसर देकर मुख्य धारा में लाना भी हमारी जिम्मेदारी एक अच्छे समाज के रूप में बनती है। ये होना ही चाहिए। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आरक्षण की जो व्यवस्था चल रही है वो एकदम ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हमारी आरक्षण की व्यवस्था में सिस्टमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत है, गंभीर जरूरत है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर आरक्षण उन व्यक्तियों को मिले जिन्हें सच में मिलना चाहिए, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि समाज में आमतौर पर किसी को नाराजगी होगी ही नहीं।
नाराजगी वहां होती है जहां हमें लगता है कि आरक्षण ऐसे व्यक्ति को मिला जिसको नहीं मिलना चाहिए था, तो मैंने त्याग किया भी तो किसके पक्ष में किया, ये दुख होने लगता है। और इस वजह से आरक्षण की लिमिट क्या हो, इस पर डिस्कशन की जरूरत है। क्रीमी लेयर की धारणा पर डिस्कशन बहुत जरूरी है कि किन किन व्यक्तियों को आरक्षण के दायरे से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि आरक्षण की पहुंच उस व्यक्ति तक ठीक तरीके से हो जो दरअसल जरूरतमंद है, जो दरअसल वंचित है, पिछड़ा हुआ है। ऐसा ना हो कि आरक्षित वर्ग के बीच में जो संपन्नता के टापू हैं, कुछ संपन्न व्यक्ति हैं, उनको हर पीढ़ी में आरक्षण मिलता रहे, और जो दरअसल असली वंचित लोग हैं उनको आरक्षण का नाम भी ना पता लगे, उनको आरक्षण का फायदा ना मिले। ये गलत है। और जब आरक्षण की नीति का गलत प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से समाज में एक नाराजगी पैदा होती है। इस नाराजगी को संभालना भी राज्य का काम है और उसके लिए उचित नीति बनानी ही चाहिए। प्रमोशन जैसे मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं, उसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसकी वजह से बीच का रास्ता निकालना पड़ता है कि आरक्षण हो, एक टाइम लिमिट के साथ हो, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी। और जब कोई आपसे ये कहे कि आरक्षण, भाई हमने तो ऐसा पाप नहीं किया था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको एक तर्क देता हूं, थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। आरक्षण के समर्थकों का तर्क है और मुझे लगता है कि वो तर्क बड़ा वजनदार है, मेरे पास उसका कोई विरोध नहीं है। भारतीय समाज की बात करें तो पिछले हजारों सालों में सोच के देखिए, जो एजुकेशनल राइट्स थे, शिक्षा का अधिकार था और शिक्षा देने का अधिकार, टीचर की जितनी पोस्ट हुआ करती थी मान लीजिए उसको, वो सारी की सारी हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण वर्ण था उसके लिए लगभग आरक्षित थी। क्योंकि वर्ण व्यवस्था कहती थी कि जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, पूरी शिक्षा, जो क्षत्रिय समाज है उसको सैन्य शिक्षा मिलती थी, जो वैश्य समुदाय था उसको थोड़ी बहुत बही खाता बिजनेस की बेसिक शिक्षा मिल जाती थी, जो शूद्र समाज था उसको शिक्षा से वंचित रखा गया, महिलाओं को वैदिक काल के बाद से देखें तो शिक्षा से वंचित रखा गया। तो सवाल ये भी तो है कि कई हजार साल तक शिक्षा से जुड़े हुए लगभग सभी पदों पर जो ब्राह्मण समुदाय था उसका 100% आरक्षण चल रहा था। इसी प्रकार से अगर देखें, जो सेना से जुड़े हुए पद हैं या जो व्यवसाय से जुड़े हुए क्षेत्र थे, बिजनेस की दुनिया में घोषित या अघोषित रूप से लगभग 100% आरक्षण वैश्य समुदाय को मिला हुआ था। उन्हीं को माहौल मिलता था, उन्हीं को ये काम सौंपा गया था कि वही ये काम करेंगे। क्षत्रिय वर्ग सेना वाला काम करेगा तो वो सैन्य रुझान वाले काम में लगे रहते थे। और इसका मतलब ये हुआ कि वर्ण व्यवस्था ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि लगभग हर समुदाय को पता था कि वो वही काम कर सकता है और कोई काम नहीं, और उसके क्षेत्र में बाकी समुदाय या बाकी वर्ण हिस्सेदारी रखते भी नहीं थे। और इस पूरे सिस्टम में जनरली ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण समुदाय में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका मन करता हो कि वो व्यवसाय में कुछ नया काम करे, कुछ नवाचार करे, या सेना के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम करे। कोई क्षत्रिय व्यक्ति ऐसा रहा हो जिसका मन करता हो कि वो रिसर्च करे किसी ज्ञान के क्षेत्र में, या वो बिजनेस में कुछ करे। बिजनेस कम्युनिटी का कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसका मन करता हो कि वो शिक्षा में कुछ कमाल कर दे। ये जो क्लोज सिस्टम था, बंद व्यवस्था थी, इस बंद व्यवस्था ने ऐसी स्थितियां पैदा की कि बहुत सारे बच्चे अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार क्षेत्र चुन नहीं सके। एक ओपन सिस्टम, एक स्मार्ट सिस्टम वो है जिसमें हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़े, लेकिन यदि किसी को रोका गया है बहुत लंबे अरसे से तो उसे थोड़ी सी विशेष सुविधा देकर आगे बढ़ने का सहारा दिया जाए। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि हमारे समाज में जो विषमताएं हैं, कई हजार वर्षों की विषमताएं हैं, सामाजिक भी, आर्थिक भी, लैंगिक भी, महिलाओं को भी हजारों सालों तक पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला है। अब इन तथ्यों से आंख बंद करके बैठ जाना एक उपाय तो है, लेकिन उस उपाय से आप समाज की समस्याओं का सही समाधान कर नहीं पाएंगे। सही बात यह है कि जिन जिन वर्गों को नुकसान झेलना पड़ा, उन वर्गों को सहारा देकर मुख्य धारा में लाना समाज का ही काम है, और इसी काम के लिए एफर्मेटिव एक्शन बना है, इसी काम के लिए आरक्षण बना है। होना बस ये चाहिए कि आरक्षण या एफर्मेटिव एक्शन का प्रयोग इस तरह से ना हो कि कोई अपात्र उसका फायदा उठाए, या कोई सुपात्र छूट जाए, कोई अच्छा व्यक्ति छूट ना जाए, कोई गलत व्यक्ति फायदा ना उठा ले। लेकिन इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हमें संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स, कुछ एक्ट्स, उनकी धाराएं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स, वो सब समझने होंगे। वो एक लंबी प्रक्रिया है। फिलहाल मैंने 31 मार्च तक का वायदा जो किया था, आज इतना पूरा कर दिया। अब जब भी मौका मिलेगा, मैं डेट बोलने से बच रहा हूँ, जब भी मौका मिलेगा एक टॉपिक लेके आऊंगा। ऐसे 5-6 टॉपिक्स हैं बारी बारी आरक्षण के, जैसे कभी ओबीसी आरक्षण पे हो जाएगा, कभी शिक्षा में आरक्षण, कभी माइनॉरिटीज का आरक्षण, कभी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पे हो जाएगा, कभी प्रमोशन में आरक्षण पे हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि इन पे कम से कम 1-1 घंटे बात करनी होगी। संविधान में क्या संशोधन हुए, क्या संविधान के अनुच्छेद थे, क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के थे, वो सब समझने होंगे, वो समझेंगे समय के साथ। आज की जो चर्चा हुई उस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। पहली बात तो ये कि आपको कुल मिला के कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। कोई डाउट रह गया तो वो लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा अगली बार उस डाउट को दूर करूं। और मुझे उम्मीद है कि इस बहस के बाद केवल समझ नहीं बढ़ी होगी, बल्कि आक्रामकता कम भी होगी, चीज़ों को समझने का एक नज़रिया भी मिलेगा, और आप
अपने फायदे नुकसान से थोड़ा तटस्थ होकर भी समझ पाएंगे कि एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज के तौर पर हमारी वरीयताएं क्या होनी चाहिए। और सही के पक्ष में खड़ा होना, बेशक आपको अपने ही परिवार और समुदाय से थोड़ा सा लड़ना पड़े, सही के पक्ष में खड़ा होना अपने आप में एक उपलब्धि होती है और इस पर भी सोचा जाना चाहिए। इसके साथ ही आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों के कमेंट से ऐसा लगता है कि आपकी आगे बढ़ने की इच्छा है तो इस पर आगे बढ़ेंगे, और यदि आपको लगता है कि नहीं इतना ही काफ़ी था, और बकवास सुनने का हमारा मन नहीं है, तो लिख दीजिएगा कि बहुत हो गया, काफ़ी है और नहीं समझना, तो फिर इस बात को यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी फिर से मिलना होगा। शुक्रिया, नमस्कार।